नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसेट मैनेज कंपनीज के बारे में। आईसीआईसीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, इन सभी एएमसी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। तो यहाँ से क्या लगा है, रिजल्ट कैसे रहे और यहाँ से किसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे। अब मुझे पता है कि मोस्टली आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इसमें से कहाँ रख इन्वेस्टमेंट रखना है, होल्ड करना है, सेल करना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ चारों एएमसी के लिए। तो आपने अगर आपने इन्वेस्ट कर रहा है तो एंड तक जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, या तो आपको करना है तो इसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले ऐसे ऐसे एएमसी से बात करते हैं, क्योंकि वो लीडर ऑफ द पैक है और क्या जबरदस्त रिटर्न दिया है। आई थिंक जब से वो लिस्टिंग हुआ है 50% गेन हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आईसीआईसीआई एएमसी ने दिया है, अगर पिछले एक साल में मैं देखूं तो सभी ने, इवन एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखो तो 14% है, थोड़ा कम है, लेकिन निप्पॉन एएमसी 49%, इवन आदित्य बिरला एएमसी ने 44% का आप देखो सीएजीआर ग्रोथ रिटर्न है। क्यों है? क्लियर कट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बढ़ती जा रही है। 18 से 20% का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है और उसके वजह से डायरेक्टली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में नो, आप देख रहे हो कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है प्लस मोट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है एसेट मैनेजमेंट नो बड़ा करना, और एक बार एक लेवल पे आ जाते तो ये बड़े हो सकते हैं। अगर दुनिया में हम लोग बात करें, जस्ट टू टेल यू, कि जैसे ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक का दुनिया में $10 ट्रिलियन का नो एयूएम है। $10 ट्रिलियन यानी हमारा $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, हमसे 2.5 गुना बड़ी सिर्फ ब्लैक रॉक का एयूएम है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये सब इतने बड़े होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि स्कोप कितना बड़ा है, हमारा पेनिट्रेशन अभी भी कम है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक कंपेयर करते हैं कि चलो ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स भी ग्रोथ हुई है। तो ऐसे एएमसी के पहले बात करें तो उनका सबसे अच्छा ग्रोथ रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रीमियम में भी है। आप देखें तो 15% का ग्रोथ, 16% का ग्रोथ सेल्स में, और प्रॉफिटेबिलिटी में 24% ग्रोथ, जो वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द ईएमसी। एचडीएफसी एमसी का खास नहीं हुआ है और इसलिए ये स्टॉक उतना बड़ा भी नहीं है। ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ, तो 16% प्रॉफिट में। निप्पॉन एएमसी का 7% का है और प्रॉफिटेबिलिटी 18%, जबकि आदित्य बिरला एएमसी का एक्चुअली सेल्स डाउन हुआ है 7% से, 5% से ही प्रॉफिट बढ़ा है। तो आप देखिए तो आईसीआईसीआई एएमसी सबसे ज्यादा ग्रो किया है, और इसलिए अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो आईसीआईसीआई एएमसी अभी 47 के पी पे चल रहे हैं और बाकी सब 40, 45 या 30 के, इवन अगर आप आदित्य बिरला देखो 30 के पी पे चल रहे हैं। एक क्लियर कट होता है गाइस कि जब आपका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होता है तो आपको प्रीमियम भी उतना मिलता है, इसलिए ऐसे ऐसे एम्स है इसलिए। लेकिन क्या यहाँ से और ग्रो होगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इस लेवल पे निवेश करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। अभी और एक चीज जो आपको देखना होता है कि क्या ये अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर घूम रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई तो अभी लिस्ट है, लेकिन एचडीएफसी की देखें तो अपने एवरेज वैल्यूएशन जो 3 साल का पी है वो 41 के आसपास है, और अभी आप देखें तो 41 के आसपास ही पी है। लेकिन निप्पॉन एएमसी देखे तो ऑलमोस्ट 34 और 45 अभी है। तो निप्पॉन एएमसी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। इवन आदित्य बिरला एएमसी भी अपने एवरेज वैल्यूएशन जो पिछले 3 साल से था उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब कंपनियां अभी प्रीमियम में चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ऑलरेडी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। तो थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है, और प्लस अभी का जो रिजल्ट आया उस तरह किस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहाँ दिख रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, आईसीआईसीआई एएमसी की बात करें तो ये जो जबरदस्त सेल्स में उछाल आया है, अगर ईयर ऑन ईयर 19% का उछाल आया है, वो बेसिकली कोर बिजनेस में उनका ग्रोथ जबरदस्त रहा है। और जब आपका सेल्स बढ़ता है तो इबिटा मार्जिन भी अगर आप देखो तो अगर वो मेंटेन कर पाते तो 600 यानी 6% का डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर है, जो क्योंकि उनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। देखो एक बात समझो, एएमसी बिजनेस ऐसी बिजनेस है कि जहां आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं, जैसे आपने किसी नो रिसर्च टीम को रखा है एंड ऑल दैट, फंड मैनेजर्स एंड ऑल दैट, और टेक्नोलॉजी कॉस्ट होता है, वो एक फिक्स हो जाता है। उसमें थोड़ा वेरिएबल चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं आता है। जबकि आप डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह कर सकते हो, ठीक है, ऑफकोर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन आप देखिए तो जितने नए इंक्रीमेंटल लोग म्यूचुअल फंड लेंगे तो आपको बेसिकली रिकमेंडेशन तो कुछ टाइम ही देना है ना, यानी आप समझ रहे हो ना कि कुछ ही रिकमेंडेशंस होते हैं, उसके लिए अलग से कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट आप बहुत लोगों करोड़ों में कर सकते हो।
इसलिए इनका ऑपरेटिंग लीवरेज अपने आप बढ़ जाता है, और इसलिए आपने 6% का ग्रोथ देखा, और पैट में भी अब आप देखो तो ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली एएमसी बिजनेस के वजह से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर इबिटा मार्जिन 76% है, यानी क्या मार्जिन है, जबरदस्त मार्जिन है, एक्सीलेंट कैश कन्वर्जन उनका। सुनील नारायण आपको पता है कि नो किस तरह से नो फेमस है, एस नारायण बेसिकली, और फंड मैनेजर फेमस है, और वो भी अभी रुकने वाले हैं। तो कंपैरेटिवली इनका उस तरह से अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, थोड़ा अदर इनकम में वॉलेटिलिटी है, और अब क्वार्टर टू क्वार्टर देखो तो थोड़ा सिक्वेंशियल डाउनफॉल आया है। और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूट फीस और कमीशन भी अच्छा खासा बढ़ता है, ऑलमोस्ट 34% से ग्रो हुआ हुआ है, जो ऑलमोस्ट रेवेन्यू से डबल है। तो वहां थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाके प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं, एचडीएफसी एमसी, जिसके नंबर्स इतने खास नहीं थे। हाँ, लास्ट क्वार्टर के देखे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16% का ग्रोथ है, तो ईयू में ग्रोथ अच्छा खासा है। और इबिटा मार्जिन भी ना कहीं 0.8% से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छा है। पैट थोड़ा कोलैप्स हो गया क्योंकि लास्ट टाइम अदर इनकम और कैपेक्स हायर ओपेक्स था। तो अगर इस बार हायर ओपेक्स और पिछली बार अदर इनकम था, तो उसके वजह से अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर आपको कोलैप्स दिखेगा कंपैरेटिवली। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। प्रशांत जैन जो एक बड़े फंड मैनेजर थे, वो जाने के बाद थोड़ा चेंजेस आए हैं। और प्रशांत जैन बहुत ही मनी पूल करते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मोमेंटम है, एसआईपी फ्लो अच्छा है, आरओई भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है, 32.9% है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, जो आगे जाके और बढ़ सकते हैं। अभी 0.8 है, थोड़ा कम है 1 से, लेकिन आगे जाके बढ़ सकते हैं। जो ग्रोथ जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने बताया कि आपका पैट डी ग्रोथ आया है, वो कंपेरेटिवली नो अदर इनकम के वजह से आया है। और ओपेक्स भी थोड़ा बढ़ रहा है, वो 18% से ग्रो कर रहा है, तो वहां थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। इबिटा मार्जिन जिस तरह से आईसीआईसीआई एएमसी ने बढ़ा है, उस तरह से वो ग्रो नहीं कर रहा है, और थोड़ा ये आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। तो ओपेक्स ग्रोथ में गाइडेंस के हिसाब से जो बोल रहे थे 12 से 15 होगा, वो 18% गया, यानी आपके खर्चे बढ़ रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली ओके है, इतना कुछ ग्रेट नहीं है कंपेयर टू आईसीआईसीआई। थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस रेशियो जो नो कंपेरेटिवली जो कॉम्प्रेस हुआ है, देखो जैसे सेबी ने बोला है कि एक्सपेंस रेशियो का लेवल वो लोग कम करते जा रहे हैं, तो उनके वजह से भी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि उतना आप चार्ज कर सकते हो अपने कस्टमर को, वो कम होता है तो इनके पे प्रेशर होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल एएमसी ठीक है, लेकिन ग्रोथ में ऑनेस्टली एचडीएफसी इज नॉट ग्रोइंग कंपेयर टू, इफ यू आस्क मी, निप्पॉन और ऐसे अब चले बात करते हैं निप्पॉन, जो बहुत ही जबरदस्त ग्रो किया है, अच्छा खासा ग्रोथ है। और अगर यहाँ भी देखे तो नो मैंने जैसे बोला ईयर ऑन ईयर तो 21% है, लेकिन इबिटा मार्जिन यहाँ भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4% का ऑपरेटिंग लीवरेज में डायरेक्टली बढ़ रहा है, और 28% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसे के बाद कोई कोई है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहा है, वो निप्पॉन ईएमसी है। उसका ईटीएफ बहुत ही चलता है, ईटीएफ में मैक्सिमम फ्लो जा रहा है, लेकिन उसके वजह से थोड़ा मार्जिन में भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ईटीएफ में आप इतना एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनका रेवेन्यू ग्रोथ है जो एक्सपेंस ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज जैसे मैंने बोला वो भी बढ़ा है कंपेरेटिवली, लेकिन वो ईटीएफ के वजह से और बढ़ सकता था, लेकिन वहां थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखो तो मार्केट शेयर गेन निप्पॉन एएमसी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आपको याद हो तो ये पहले रिलायंस फंड हुआ करता था, रिलायंस कैपिटल के पास होता है रिलायंस ग्रोथ फंड, बहुत ही फेमस है, जो सुनील सिंघानिया, मधुसूदन सेला वो सब हैंडल करते थे। तो अगर आप देखो तो उसके बाद निपुण ने लिया, और अभी देखे तो उनका ऑलमोस्ट 0.6% से इनका मार्केट शेयर 8.93% हो गया। बाकी आप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, शेयर होल्डर रिटर्न भी ठीक ठाक है। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ एएमसी हमारे स्मॉल केसेस में हो सकते हैं, आप चाहते हो कि उसका लाभ उठाना, तो मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये समय में जब मार्केट डाइसी है, इतना बड़ा नहीं है और नीचे है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, मैं लिंक दे दिया है नीचे। और मैंने
कस्टमर केयर का नंबर भी दिया है, तो वहां भी आप कॉल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू निप्पॉन एएमसी, थोड़ी अदर इनकम की वॉलेटिलिटी और यील्ड प्रेशर थोड़ा है। जैसे मैंने बोला ना कि ईटीएफ का पोर्शन बढ़ रहा है, जो 57% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, तो उसके वजह से मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और थोड़ी कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ, तो गाइडेंस के सामने निपुण ने कैसे किया है, तो एक्सपेंस ग्रोथ मैट किया है कंपेरेटिवली, जितना बोला था उतना ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिविडेंड पे आउट वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं अपने। इससे कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम रखा है। आगे जाके आपको थोड़ा रिस्क पोर्शन से आपको देखना है, तो इनका देखना है कि यील्ड में प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ईटीएफ और बढ़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनेस्टली हम भी रेकमेंड करते हैं कि ईटीएफ की बात आती है तो निपियन ईटीएफ इज ऑलवेज अ फर्स्ट नो प्रेफरेंस अमंग द इन्वेस्टर। तो वहां एक अच्छी खासी है मूवमेंट, लेकिन ये अच्छा है कंपनी के लिए। मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ी एसआईपी में है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ग्रोथ अच्छा है, हमें और देखते रहना है निपुण, लेकिन यस कंपेरेटिवली अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। आदित्य बिरला एएमसी, देखो यार ये कंपनी ने कंपेरेटिवली इतना परफॉर्म नहीं किया है। अगर मैंने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखे, तो कंपेरेटिवली अगर प्रेफरेबल 18% से डाउन है, क्योंकि वहाँ एम टू एम लॉस काफी इन्वेस्टमेंट में हुआ है। और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इतना खास नहीं, लेकिन स्टॉक भाग चुका है, स्टॉक अच्छा खासा भागा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक हो सकती है, कोर प्रॉफिटेबिलिटी अभी ऑलमोस्ट 1.2% का एक्सपांशन हुआ है, लेकिन स्टिल वी हैव टू सी हाउ दे आर एबल टू लीवरेज। देखो क्या होता है कि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा होता है, तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा होता है, जो अभी इनमें नहीं दिख रहा है। कैश फ्लो जनरेशन भी अच्छा खासा है। ओके, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी बैलेंस शीट है। ठीक है। की कंसर्न वही है कि क्या वो मार्जिन कॉम्प्रेस जो हो रहा है और अदर इनकम में जो नो अच्छा खासा ट्रेजरी लॉस आ रहा है, वहां हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और गाइडेंस भी अगर आप देखें, तो पूरे साल का नो कंपेरेटिवली 9% से रेवेन्यू ग्रोथ है, 9.5, जबकि पूरे साल का वो बोले 10 से 12% का ग्रोथ होगा। तो गाइडेंस मिस हो रहा है। और ऑपरेटिंग लीवरेज भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, ऑलमोस्ट 4.8% है, जबकि आपका रेवेन्यू ग्रोथ 9.5 है। तो वहां उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि सस्ता है। कुछ बड़े बड़े जो उनके की पर्सनल है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप देखो तो रेजिग्नेशन दिया है। तो थोड़े एसआईपी मार्केट और वहाँ हेडविंड्स है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिए। सो रेवेन्यू ग्रोथ मैं बोलूँ गाइडेंस के हिसाब से तो थोड़ा मिस है। यील्ड वहां भी मिस है। मार्केट शेयर देखे तो ठीक है, लेकिन वो अभी भी काफी पीछे कंपेयर टू द पीयर्स एंड ऑल दैट। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। आगे जाके हमें जो इनका एसआईपी का शेयर है वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। और टैलेंट थोड़ा एट्रिशन में भी इशू है कि काफी सारे जो अच्छे टैलेंट जा रहे हैं, तो वहां थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे चारों कंपनी का। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आई वांट यू टू गिव यू डिटेल एनालिसिस। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड नो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, अभी हम लोग चारों का वापिस एक साथ बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखे, तो आईसीआईसीआई ऑफ कोर्स भाग रहा है, लेकिन रिच वैल्यूएशन है। और अगर मैं आरओई आरओसी की भी बात करूं इन सब की, तो आप देखिए तो आईसीआईसीआई का 85 का आरओई है, आरओसी 115 का, जबरदस्त। निपुण का 34, इवन एचडीएफसी का 38 है, आदित्य का 20 है। आदित्य का काफी कम है, मैं आरओई की बात कर रहा हूँ। तो कंपेरेटिवली काफी आईसीआईसीआई उस तरह से आगे है, महंगा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर फंड फ्लो आते रहेंगे तो इनमें दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये ऐसे इंजन है ना, तो स्टेबल चलती रहेगी, मार्केट अप हो या डाउन हो। एसआईपी में आप देखिए तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ अभी ऑलमोस्ट हर महीने जा रहे हैं, तो आगे जाके भी इंप्रूवमेंट है। तो मुझे तो ये स्टेबल इनकम सेगमेंट लग रहा है, जो आपको स्टेबल इनकम देता रहेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात भागे, क्योंकि अभी प्रीमियम वैल्यूएशन सबके है। सो यस, आईसीआईसीआई निपॉन आई थिंक कंपैरेटिवली अच्छे दिख रहे हैं कंपेयर टू एचडीएफसी आदित्य बिरला। वैल्यूएशन वाइज देखे, ग्रोथ प्रोस्पेक्शन देखे, उस तरह से देखे तो ऐसा लग रहा है। और बिजनेस ये अच्छे चलेंगे।
और इतनी कोई भी एएमसी नहीं आती तो इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस सेगमेंट, सो कीप दैट इन माइंड। बट यस, वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे मैंने बोला, आप हमारे स्मॉल केस पे जरूर नजर डालिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल कोई और सेक्टर या सेगमेंट का एनालिसिस कर। सी यू देन, बाय बाय।